एवरीवन। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करती आ रही हूँ इस सीरीज में। तो हमने लास्ट लेक्चर में कोलराश लॉ डिस्कस किया था एंड उसकी एप्लीकेशन एक हम डिस्कस कर चुके थे, विच इज टू फाइंड द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यूज हैं वो हम ग्राफ से ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं। आप इस रफ ग्राफ डायग्राम को देख सकते हैं, विच इज बिटवीन दी लैम्डा एम एंड वर्सेस कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है, जिसको हम एक्सट्रापोलेट करके वाई एक्सिस तक लेके जाएं तो हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज की वैल्यूज ऑब्टेन हो जाती हैं फ्रॉम द ग्राफ। किसके लिए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक कर्व ऑब्टेन होती है, तो हम इसको एक्सट्रापोलेट नहीं कर सकते। सो हमें जो है एग्जैक्ट वैल्यू जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं मिल सकती है। तो फॉर दैट कोलराश साइंटिस्ट ने हमें एक लॉ दिया है जो है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट और इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग आयंस। ओके, तो अब हमने उसी लॉ को यूज करके वीक इलेक्ट्रोलाइट की हमने जो है लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटीज की वैल्यूज को हमने फाइंड आउट किया था, जिसमें हमने एक ये डेरिवेशन करी थी विद द हेल्प ऑफ HCl, NaCl एंड सोडियम एसीटेट को यूज करके, एंड वी फाइंड आउट द वैल्यू फॉर एसिटिक एसिड। ठीक है, तो अगर किसी को ये देखना है, समझना है, तो वो पिछले लेक्चर में समझ सकता है। एंड देन हमने एक जो है न्यूमेरिकल परफॉर्म किया था टू फाइंड द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू फॉर AgCl, विच इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, एंड वी हैव गिवन दिस डाटा ऑफ AgNO3 NaNO3 and NaCl values. Then we just calculate and find out the limiting molar conductivity value for AgCl. Okay. Now, today we discuss about the second application of weak of Kohlraasch law for the weak electrolyte, which is to calculate the degree of dissociation of the weak electrolyte. Okay, if we talk about what is degree of dissociation, degree of dissociation is related to the number of ions. Okay, as how many ions are formed when the electrolyte is dissociated, कि कितने ions हमारे बनते हैं जब इलेक्ट्रोलाइट जो है हमारा क्या हो जाता है, डिसोसिएट होता है। ठीक है, अब हमारे अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी हमारी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, अगर हम इसकी बताएं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज द नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड, कितने मोल्स डिसोसिएट हो चुके हैं, मोल्स गेट डिसोसिएटेड अपॉन दैट इज टोटल मोल्स। कि आपको अगर पूरे मोल्स आपको 10 मोल्स दिए हुए हैं, तो 10 में से अगर 8 टूटे हैं तो ठीक है, तो आपकी अल्फा क्या हो जाएगी, अगर नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटिव, एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स अगर डिसोसिएटिव आपके क्या है, 8 टूट चुके हैं, टोटल कितने थे, 10 थे, तो आपके पास जो अल्फा की वैल्यू है वो 0.8 आ जाएगी। ठीक है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई भी एसिड या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं लिया है फॉर अल्फा। एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है, अगर हमारे पास मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन की वैल्यू है एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू हमारे पास है, देन उन दोनों का रेशो हम करके वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं। ठीक है, सो फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज द रेशो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन टू द मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फाइनाइट डाइल्यूशन, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कई बार हमें क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी पूछा जा सकता है। जैसे अगर आपको एसिड दिया है तो उसका पूछा जा सकता है, बेस दिया तो उसका पूछा जा सकता है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एसिड का लिया है, तो Ka दैट इज इक्वल टू हमारे पास C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू हम ये निकाल चुके हैं। ठीक है, ये वैल्यू हम पुट करेंगे, रीअरेंज करेंगे, तो हमारे पास Ka की वैल्यू जो है फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट ये आ जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास सेकेंड एप्लीकेशन ऑन डाइल्यूशन वीक
अब ये भी हम पढ़ चुके हैं कि डाइल्यूशन के जब इन्फाइनाइट डाइल्यूशन हो जाएगी तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है हमारा स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करने लग जाएगा। तो अगर मैं इसको लिखूं, ऑन इनफाइनाइट डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट बिहेव एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो इसकी जो अल्फा की वैल्यू होगी वो 1 आ जाएगी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू 1 होती है क्योंकि वो प्रॉपरली डिसोसिएट हो जाते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट कब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो उस समय इनकी जो अल्फा की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। एक बार इस तरह के न्यूमेरिकल भी पूछ लेते हैं कि आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज की वैल्यूज निकालनी है फॉर CaCl2 एंड MgSO4 फ्रॉम गिवन डाटा। डाटा आपको आयंस का डाटा दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने कोलराज लॉ के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा है कि अगर CaCl2 का अगर हमने निकालना है तो इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की जो कंडक्टिविटी की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वैल्यूज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग आयंस। तो इसके आयंस क्या बनेंगे वो आप देखो, यहाँ पे Ca2 पॉजिटिव बन जाएगा और यहाँ पे 2Cl नेगेटिव आपके बनने वाले हैं। ठीक है, ये बन गया। अब इसकी वैल्यू हमें गिवन है, ये हम वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, ये हम 119, आप साथ में यूनिट्स को भी चलाओ। ठीक है, यूनिट्स की चलाने साथ में लिखने की आदत अगर आप बना लोगे देन दैट इज प्रेटी गुड। ठीक है, उसके बाद 2 हमारे पास फ्रॉम दिस फॉर्मूला आया है एंड देन हमारे पास Cl नेगेटिव की वैल्यू जो है हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 76.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू, जो भी आ जाएगी आप कर सकते हो इसको प्लस माइनस सोल्व। एंड नेक्स्ट अगर हम MgSO4 की बात करें तो सेम हमारे पास, अब यहाँ पे अगर हम MgSO4 की बात करें, ठीक है, तो इसकी हमने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू निकालनी है और हमें इसके आयंस की कंडक्टिविटी की वैल्यू जो है वो हमें दी हुई है। Mg पॉजिटिव टू पॉजिटिव की दी हुई है और SO4 2 नेगेटिव की दी हुई है। जस्ट आपको वैल्यूज पुट करनी है एंड प्लस करना है। ठीक है, तो आपके पास Mg2 पॉजिटिव की वैल्यू 106 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स एंड SO4 2 नेगेटिव के लिए आपकी 160 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स वैल्यू है। ठीक है, तो ये हम इस तरह से लिख देंगे, प्लस कर दो 160 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आपके पास आ जाता है। ठीक है, अब जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास जो लैम्डा इनफाइनाइट MgSO4 की जो वैल्यू है वो कितनी आके आ जाएगी, वो इतनी आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने आयन से हमने इलेक्ट्रोलाइट की जो है मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यूज जो है वो निकाल ली है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की। और अब हम एक बात करते हैं जहाँ पे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे, एक वो न्यूमेरिकल कर परफॉर्म करके देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास है द कंडक्टिविटी इज गिवन। ठीक है, कंडक्टिविटी दी हुई है 0.001028 मोल इन पर लीटर एसिडिक एसिड, इतने मोल पर लीटर ये आपको कंसंट्रेशन दी हुई है। इतने कंसंट्रेशन के एसिडिक एसिड की जो कंडक्टिविटी है, ठीक है, वो कितनी है 4.95 इंटू 10⁻⁻5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, इफ आपको K फाइंड आउट करना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर एसिड के लिए है तो वो Ka हो जाएगा। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम पे आपके एक तरह से आयंस बन चुके होते हैं, इक्विलिब्रियम बन गया होता है एक तरह से। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का बात कर रहे हैं तो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है इट इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, इफ
we have given limiting molar conductivity for acetic acid is हमें गिवन है 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब इस क्वेश्चन को आपने कैसे करना है तो वो देखिए। आपको गिवन है कंडक्टिविटी, ठीक है, और आपको गिवन है कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन गिवन है एंड कंडक्टिविटी गिवन है। तो हमने डेफिनेशन मोलर कंडक्टेंस की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कापा अपॉन, ये इस तरह से पढ़ा था, ठीक है। आप पीछे जाओगे तो आप मोलर कंडक्टेंस जब हमने पढ़ा था तो वहां पे आपको ये कंसंट्रेशन हमने वहां पे मोलैरिटी ली थी, इस तरह से हमने फाइंड आउट किया था, ठीक है। दिस इज कंसंट्रेशन, ठीक है, कोई कंडक्टेंस से इसको कंपेयर ना करे, ठीक है। अब कंडक्टिविटी की वैल्यू वी हैव गिवन, ठीक है। जब भी कोई न्यूमेरिकल करते हो यूनिट्स का बिल्कुल ध्यान रखो। कंसंट्रेशन साइमन सेंटीमीटर इसका इनवर्स है, ठीक है, और कंसंट्रेशन आपको 0.001028 जो दी हुई है मोल पर लीटर, ठीक है, ये दी हुई है। और साथ में अगर हमने इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो वी हैव टू इस तरह से करेंगे हम, ठीक है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास एट एनी कंसंट्रेशन जो मोलर कंडक्टेंस आ जाता है एसिटिक एसिड का, जो कंसंट्रेशन हमें इस पे दी थी, इस कंसंट्रेशन पे हमारे पास आ चुका है, ठीक है, और हमें इन्फानाइट वाली तो दी हुई है, ठीक है। तो इस पे हमारा 48 जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास इस तरह से हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 2 आएगा। एंड अब हमने क्या हमें निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट। उसको निकालने के लिए हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए। अल्फा की वैल्यू कैसे निकलेगी, इस तरह से निकलेगी। ये वैल्यू ये है और ये हमें गिवन थी डाटा में, तो ये हम पुट कर देंगे विद यूनिट्स, ठीक है। जो भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है ये कांस्टेंट है, तो इसकी कोई यूनिट्स नहीं होती हैं, क्योंकि अब देखो, आप देखोगे जब आप यूनिट्स लिखोगे नीचे लिमिटिंग वाली जो वैल्यू है आपको दी हुई है, तो आप देखोगे कि यूनिट्स आर सेम और वो कट जाएंगे, ठीक है। ये कट गए एंड हमारे पास अल्फा की वैल्यू 0.1233 आ जाएगी, ठीक है। अब हमें पूछा गया था डिसोसिएशन कांस्टेंट, और वो हमने अभी देखा C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। जस्ट हम अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे? अल्फा की वैल्यू 0. सबसे पहले तो हम C की वैल्यू क्या थी? ये कंसेंट्रेशन 0.001028 मोल पर लीटर, ठीक है, इंटू अल्फा स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू हमने ये निकाल ली है 1233 स्क्वायर और 1 माइनस 0.1233। जब हम इसको सोल्व करेंगे, इसका स्क्वायर करके एंड देन मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करके फिर डिवाइड करेंगे, मतलब तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू? तो के डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू आएगी 1.78 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर। देखो कैलकुलेशन तो आपको खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने ऐसा तो है नहीं आपको एज इट इज यही वैल्यूज आ जाएंगी। कैलकुलेशन आप खुद करो। मैंने बस आपको ये बता दिया कि यूनिट्स को आप साथ लेके चलोगे, देन आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सा यूनिट आपका आने वाला है। देखो यहाँ पे आपको आपने यूनिट साथ में लेके, ये तो अल्फा का तो कोई यूनिट ही नहीं होता, ये यूनिट आप साथ में लेके चले, देन आपका ये आप भूलोगे भी नहीं कि यूनिट्स लगाने हैं नहीं लगाने हैं, ठीक है, चेंज करने, ये भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिसमें क्या था, जिसमें हम केमिकल एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते थे, ठीक है, बिल्कुल बनाते थे। अगर मैं आपको पहला जो अपना लेक्चर रिमाइंड कराऊं,
ठीक है, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि दो तरह की ट्रांसफॉर्मेशंस को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। पहला तो हो गया केमिकल एनर्जी टू द इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से हम पढ़ते थे, गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल, कई नाम है उसके, ठीक है, डैनियल सेल। नाउ अब हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके हमने केमिकल रिएक्शन करने हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो ये जो सेल है ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो इसमें ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन होती है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले वही कि इसका सेटअप कैसा होता है, तो कुछ नहीं, इसका सेटअप अगर हम बात करें तो हमने वैसे ही एक बीकर लिया होता है, ठीक है, ये, ठीक है, इसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड्स डाले होते हैं एक ही बीकर में, ठीक है, और इसको हमने किसके साथ, बैटरी के साथ ज्वाइन कर दिया होता है दोनों इलेक्ट्रोड को, ठीक है। आप सपोज कर लो कि ये किसके हैं, कॉपर के हैं, ये कॉपर के हैं अभी के लिए, ठीक है, कॉपर के इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है, कॉपर रोड्स आपने लगाई हुई हैं, और ये जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन आपने इसमें डाला है ये है CuSO4, ठीक है। जिस कंपाउंड की या जिस मेटल का इलेक्ट्रोड आपने डाला होगा उसी का आपने एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लेना है। तो ये इस तरह से हमारा सेटअप है। अब होता क्या है, ये आपका नेगेटिव एंड से कनेक्ट, मतलब ये आप देख सकते हो, सॉरी ये पॉजिटिव एंड यहाँ पे है, तो पॉजिटिव एंड ये है, नेगेटिव एंड ये है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एनोड होगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है, वैसे ही, और ये कैथोड होगा और यहाँ पे रिडक्शन होगी, ठीक है। अब अगर हम कॉपर की बात करें कि यहाँ पे एट एनोड हमारे पास क्या कहानी बन के आती है, ठीक है, तो एट एनोड हमारे पास कॉपर जो सॉलिड है वो क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है ना, तो वो अपने क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा एंड कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस में चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से कब करेगा, जब हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी, हमने क्या किया, हमने बैटरी से ज्वाइन किया, इलेक्ट्रिसिटी पास करी, तो यहाँ पे कॉपर क्या है, वो आयनाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, ठीक है। वो दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अब यहाँ, वो कॉपर जो 2 पॉजिटिव हैं वो यहाँ मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन, तो आपके यहाँ वायर से मूव कर जाएंगे, यहाँ पे आयंस, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन जो है वो यहाँ आएंगे फ्रॉम द सोल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे कैथोड पे हमारा रिडक्शन होने वाली है, यहाँ पे क्या हुई है, ये ऑक्सीडेशन हुई है, ठीक है। तो एट कैथोड की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी क्या होने वाली है, रिडक्शन होने वाली है। तो ये जो 2 पॉजिटिव आयन बने हैं ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन लेंगे एंड कॉपर सॉलिड बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ की जो ये वाली जो रोड है वो डिप्लीट होती नजर आएगी, और यहाँ पे ये जो रोड है द कैथोड उस पे डिपोजिशन नजर आएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपका रिएक्शन होगा। और अगर मोस्ट कॉमनली जो मेनली NaCl, MgCl2 इस तरह के जो सोल्ट्स हैं, इनमें से जब हमने मेटल एक्सट्रैक्ट करनी होती है, मोस्ट कॉमनली अगर हम बताएं NaCl, तो यहाँ से हमें Na सॉलिड जो है वो ऑब्टेन करना होता है, तो हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल का ही, इलेक्ट्रोलिसिस का ही सहारा लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम इस तरह से ही NaCl का बीकर में सोल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है, मोल्टन लेंगे लेकिन, ठीक है। अब मोल्टन में भी आपको पता है आयंस तो होंगे ही, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे रोड्स लगा दिए हैं 2, ठीक है। ये जो है यहाँ पे क्या है,
ये 2 रोड लगा दी इलेक्ट्रोड, एंड यहाँ पे हमने क्या किया, इसको बैटरी से जोड़ दिया। अब क्या होगा, ठीक है, ये नेगेटिव एंड है, ये पॉजिटिव एंड है, ये एनोड है, ठीक है, ये कैथोड है, ठीक है। अब होगा क्या कि यहां से यहाँ पे क्या है आपका, ये जो क्लोरीन आयन है ये आपका यहाँ को मूव करेगा, एंड Na पॉजिटिव की डिपोजिशन इस इलेक्ट्रोड पे होने वाली है। तो अगर हम एनोड की बात करें, ठीक है, कि एनोड पे क्या रिएक्शन देखने को मिलता है यहाँ पे, तो एट एनोड, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन मिलता है कि 2Cl नेगेटिव आपके Cl2 बनाते हैं, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन आपके निकलते हैं, ठीक है। इस तरह से देखो ये ऑक्सीडेशन ही हो रही है, ठीक है, आपका जो -1 से 0 की तरफ आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मूव कर रही है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है, दिस इज माइनस, तो -1 से 0 बढ़ ही रहा है ये, ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रही है। और यहाँ पे आपका एनोड पे क्या होगी, CO2 लाइब्रेट होगी आपकी। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एट एनोड Cl2 विल लिबरेट। और कैथोड पे आपको सोडियम की डिपोजिशन देखने को मिलेगी। तो कैथोड पे आपका क्या रिएक्शन होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, ठीक है, ये Na पॉजिटिव जो है ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, और Na सॉलिड बना लेगा, ठीक है, तो ये रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे +1 से 0 जा रही है, ठीक है, कम हो रहा है, यहाँ बढ़ रहा था, ठीक है, नंबर लाइन से यहाँ -1 से 0 जा रहा था, यहाँ +1 से 0 जा रहा था, तो ये रिडक्शन हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैथोड पे आप ये लिख सकते हो, एट कैथोड देयर इज डिपोजिशन ऑफ प्योर Na, ठीक है, सॉलिड। सो ये था आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल। कल हम क्या करेंगे, फैराडेज लॉ पढ़ेंगे, एंड देन उसके बाद बैटरीज, देन आपका जो ये चैप्टर है वो फिनिश होता है आफ्टर 2 लेक्चर्स। थैंक यू विद इट।